सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे और मजेदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें कि हम लोग झारखंड पैरामेडिकल 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे उस पर भी आ जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड पैरामेडिकल का जो इंपॉर्टेंट डेट होता है, यानी फॉर्म का रिलीजिंग डेट, फॉर्म का क्लोजिंग डेट, एग्जामिनेशन डेट, इन सब पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म में आपका फी कितना लगने वाला है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपका एज क्या रहना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम डिटेल्स जिसमें कि आपका ओएमआर शीट पे एग्जाम का मोड क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, इन सब पर बात करेंगे। सिलेबस ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें, ये एग्जाम में 10th और 12th दोनों के लिए अलाउ रहता है, तो इसमें 10th का क्या सिलेबस रहता है, 12th का क्या सिलेबस रहता है, 10th में हो तो फिर क्या परसेंटेज चाहिए होंगे, सिलेबस के लिए क्या परसेंटेज चाहिए होंगे, इन सब पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस भी रहता है, यहां पर हम लोग बताएंगे। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 2026 की क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे 2025 से रिलेट करके। ठीक है, यहीं पे बेस्ट कोर्स जो आपके लिए यहां पर के बाद खुलता है, इस एग्जाम के बाद आपके लिए जो बेस्ट कोर्सेज हैं उस पर बात करेंगे, जैसे डीएमएलटी एंड बाकी के दूसरे कोर्सेज, उन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। और एट लास्ट प्रिपरेशन टिप्स के साथ में हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। झारखंड पैरामेडिकल का ये जो डिटेल है पहले इसको जान लेते हैं। जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो कौन है? तो जैसा कि झारखंड पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा रही होती है JCECEB, यानी कि झारखंड, जैसे बिहार कंबाइंड होता है ना BCECE, उसी तरीके से झारखंड की जो बोर्ड है वो है झारखंड कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो JCECEB जैसे झारखंड में, उसी तरीके से बिहार में बिहार कंबाइंड है और झारखंड का ये झारखंड कंबाइंड है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब झारखंड कंबाइंड के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो झारखंड कंबाइंड का आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिला होगा। ठीक है, conducts entrance examination for paramedical, engineering, agriculture and diploma courses in झारखंड। ठीक है, जैसे कि बिहार के लिए BCEC बोर्ड है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, उसी तरीके से JCECEB झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर के एग्जाम, वो सब ये बोर्ड कंडक्ट कराती है। क्लियर है? ओके, अगर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो ये https और फिर jceceb.jharkhand.gov.in ये वेबसाइट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां पर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बाकी दूसरे सिलेबस डाउनलोड करने हो या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम्स का कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। चलो, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गया ओवरऑल ऊपर का JCECEB के बारे में। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, क्या क्या उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके बारे में भी एक वीडियो हम लोग सेपरेट बना देंगे। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ठीक है, लास्ट टाइम 16 मई 2025 को हुआ था, यानी कि इसके आसपास आपको डेट्स देखने को मिलेंगे। 2026 में भी मिड ऑफ द मई में आपको डेट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग है उसकी बात करें तो 16 जून 2025 में क्लोजिंग देखने को मिला था, यानी कि मिड जून में आपका क्लोजिंग देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो 30 डेज का एक पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, वहीं पे आगे बात करें एग्जाम डेट के बारे में तो 20 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था, तो जो एग्जामिनेशन आपको फिर मिड जुलाई में देखने को मिले। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मई में आपका रजिस्ट्रेशन ओपनिंग फॉर्म का, फिर जून में क्लोजिंग और जुलाई में आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स सिमिलर डेट्स आपका 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारे एग्जाम्स के सिमिलर डेट्स ही रहते हैं। ठीक है, वहीं पे क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबल हो या नहीं इस एग्जाम में बैठने के लिए, कहीं आपको धक्के मार के बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, जान लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन है 12th पास के लिए आपका मिनिमम परसेंटेज 45% मार्क्स होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी। अगर मैथ्स भी है तो भी आप इसमें इनरोल हो सकते हो, और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी इनरोल हो सकते हो। यानी कि आप PCB से हो तो भी, PCM से हो तो भी आप पैरामेडिकल में बैठ सकते हो। यहीं पे जाने, अगर आप 10th क्लास में हो और 10th के बाद फिर मतलब 10th पास हो और फिर आप ये कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो, इस एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो मैथ, साइंस और जीके का रहेगा। ठीक है, वो आपका एक पार्ट होना चाहिए और ऑब्वियसली 10th का वो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब यहीं पे बात कर ले एज का, तो अगर आप 10th से भी दे रहे हो लेकिन आपका एज अगर 17 के नीचे है तो फिर खतरा है, यानी कि फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप 10th में भी एग्जाम 10th के बाद देना चाह रहे हो, सॉरी 10th पास आउट, ठीक है, 10th में नहीं, 10th पास आउट जो 11th या 12th में हो उनके लिए। तो अगर 10th पास आउट है और वो एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो उनका मिनिमम एज 17 ईयर्स का
होना जरूरी है, ठीक है। और उनका जो 17 ईयर्स पूरा होगा वो 2026 के एग्जाम के लिए ये रूल रहेगा कि वो 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल के हो रहे होंगे। यानी कि अगर आपका बर्थडे 31 दिसंबर को है तो 31 दिसंबर 2026 को आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एलिजिबल हो। फंडा क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एज जो है, जैसे मिनिमम 17 है तो मैक्सिमम कोई अपर एज लिमिट नहीं है पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स के लिए। लेकिन कुछ दूसरे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि ओके एग्जांपल यहाँ पे नहीं है बट मैं बता दूं, एनएम जीएनएम जैसे जो कोर्सेज हैं उन सब में आपका एक एज लिमिट देखने को मिलता है। जैसे झारखंड एएनएम भर्ती के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है, उसमें आपको अलग अलग जो कैटेगरी है तो अलग अलग कैटेगरी वाले को भी अलग अलग एज लिमिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फीमेल्स हैं उनको 40 इयर्स तक का एक चांस मिलता है, जो एससी एसटी हैं उनके लिए +5 इयर्स का रहता है, और वहीं पे ओबीसी को +3 इयर्स का मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी ग्रुप को अलग अलग एज लिमिट देखने को मिलता है, तो वो एक बेनिफिट रहता है, ठीक है। एज लिमिट उस पर डिस्कस करेंगे, बट काफी सारे कोर्सेज जिसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आप एक 35 का मिनिमम ले सकते हो। 35 के नीचे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 17 से आप 35 के बीच में इजीली एग्जाम दे सकते हो। उसके ऊपर में कुछ कुछ कोर्सेज में डाउट्स आ सकते हैं, वो भी अगर आप जनरल से हो तो 38 तक का आप ले सकते हो, सॉरी 35 तक का। अगर आप वही ओबीसी एससी एसटी का हो तो 38-40 तक का आप एक एज लिमिट ले सकते हो। बाकी पार्टिकुलर एग्जाम के ऊपर पार्टिकुलर वीडियोस बनेंगे, उसमें और भी डिटेल में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलो तो अब एग्जाम डिटेल्स पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड होता है पैरामेडिकल का। यहीं पे मीडियम जो रहता है वो बाइलिंगुअल, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 रहते हैं और पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहते हैं, तो टोटल 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 का देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, वहीं पे अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो यानी कि 1/4 का आपको यहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे बात करें एप्लीकेशन फी की, यानी कि आप फॉर्म जब फिल करोगे तो उस टाइम पे आपसे एक चार्ज लिया जाएगा। वो चार्ज जनरल के लिए 900 है, वहीं पे एसटी के लिए 450 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस ओवरव्यू, यानी कि सिलेबस। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस तो इतना छोटा है, आप बोलोगे कि सर टॉपिक कहाँ है, चैप्टर कहाँ है, ये तो सर सब्जेक्ट है। तो सर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के बाद में ही जस्ट वो वीडियो शूट करके हम लोग अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी देख सकते हो सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे क्या है, 12th का सपोज फिजिक्स है, तो फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उन सब पे एक डिटेल वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को भी देखो जिससे कि आपका सिलेबस क्लियर हो जाए, वरना वो वीडियो अकेला एक 8-9 मिनट टाइम ले लेगा तो ये वीडियो लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस ओवरव्यू करा जाए, 12th पास आउट उनके लिए फिजिक्स का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वहीं पे जो बच्चे बायोलॉजी से क्लियर किए हैं उनके लिए बायोलॉजी 50 मार्क्स का, और जो बच्चे मैथ्स से क्लियर किए हैं उनका मैथ्स 50 मार्क्स का। डन है, यानी कि पीसीएम से क्वेश्चन रहेगा या फिर पीसीबी से क्वेश्चन रहेगा। क्लास 10 12, अरे यार ये नहीं मतलब ये क्लास 12 के लेवल का रहेगा। वहीं पे यहाँ पे बात करें क्लास 10th के जो एस्पिरेंट है उनके लिए क्या रहेगा, साइंस 50 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स 50 मार्क्स का रहेगा और जीके 50 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर्स रहेंगे वो क्लास 10th के लेवल पर के रहेंगे। तो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या है आपको फोकस एनसीईआरटी पे करना है, 11th 12th के एनसीईआरटी पे, ठीक है। बाकी सिलेबस आपको मिलेगा, उसमें हम लोग पूरे तरीके से डिटेल में आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करें तो सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, ओके। फिर आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे उसमें आपका जातीय, आवासीय, आय, डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट रहने चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे वेरीफाई करे जाएंगे। और फिर एक सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा एंड देन फाइनल एडमिशन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके बेसिस पे हम लोग इस ईयर का कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। कट ऑफ तो भाई एग्जाम होगा, कट ऑफ आप कोई भी फाइनल ना नहीं बता सकता है। कट ऑफ तभी आपको फाइनल मिलता है जब एग्जाम हो जाता है, कॉलेज पूरे मिल जाते हैं, तो फिर फाइनल कट ऑफ निकलता है, नहीं तो फिर वो सब कुछ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही रहता है, ठीक है। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे जनरल का कट ऑफ है वो 80 to 100 है। वहीं पे जो रैंक यहाँ पे 80 to 100 में देखने को मिलता है वो 1 से 400 तक का मिलता है, ठीक है। और फिर जो ओबीसी है उनका 70 to 90 आउट ऑफ 150
कट ऑफ रहता है और 400 टू 900 एक रैंक उनका रहता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रहते हैं उनका 70 टू 85 कट ऑफ देखने को मिलता है मार्क्स के बेसिस पे और उनका रैंक 400 टू 1000 में मिलता है। वहीं पे एससी की बात करें तो 55 टू 75 और फिर रैंक 900 टू 1600 रैंक देखने को मिलता है। एसटी का 50 टू 70 कट ऑफ रहता है मार्क्स के बेसिस पे एंड 1200 से 2000 उनका रैंक रहता है। ठीक है, वहीं पे BC1 और BC2 का जो रहता है 65 टू 85 रहता है और उसका एक्सपेक्टेड रैंक 600 टू 1300 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट कोर्स, यानी कि आप क्या क्या कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो कोर्स आपको जो बेस्ट कोर्स रहते हैं ना, पहला तो आपका फार्मेसी डिप्लोमा जो माना जाता है वो रहता है डी फार्मा, और वहीं पे DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये एक बेस्ट कोर्स आपको यहां पर से मिल रहा होता है। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज हैं उसमें आपको OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ICU टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज जो आपको दूसरे कोर्सेज है वो मिलते हैं। आप इन सब में इनरोल हो सकते हो। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले आपको प्रिपरेशन क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको NCERT को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहने वाले वो NCERT के अंदर से ही रहने वाले हैं। उसके अलावा आपको साइड बुक्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हो। किसी एक बैच को आप परचेज कर सकते हो जिसमें लाइव क्लास होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, DPP असाइनमेंट, ये सब कुछ मिलता हो। आप ऐसे बैच को परचेज करके उसको कंटिन्यू कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉक टेस्ट को रेगुलर अटेम्प्ट करो, माइनस में मार्क्स आए, 0 मार्क्स आए, फिर भी पेपर लगाओ। ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं ना, कुछ उन पे ज्यादा ध्यान दो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते ही होते हैं जो इजी भी होते हैं और उससे मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन, तो वो टॉपिक्स को आप लगाओ। ठीक है, जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है, आप वो पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है और उससे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम लोग फर्दर बाद में दूसरे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक मेंटेन अ स्टडी शेड्यूल, एक शेड्यूल जरूर अपना तैयार करो। जैसे कि आपका जो लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, 4 to 6 आवर का होता है, उसके अलावा आप अपना 6 to 8 आवर का एक स्टडी रूटीन रखो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। बिल्कुल देखो, पढ़ना लिखना सब कुछ तो होता है, लेकिन उसके साथ में खाना पीना, सोने का टाइम, उठने का टाइम, थोड़ा बहुत बाहर घूमने का टाइम, रिफ्रेश होने का टाइम, ये भी अपने स्टडी शेड्यूल में जरूर मेंशन करना, अपना एक रूटीन में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बॉडी सही नहीं रहेगा ना, तो ब्रेन सही से फंक्शन ही नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो आपके स्टडी को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इन सबको फॉलो करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड योर प्रिपरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम जल्द से जल्द उस कमेंट को रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।